हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी का सिलसिला। राजा विक्रमादित्य दोबारा से उस बरगद के पेड़ पर गया। शव को उसने अपने कांधे पर डाला और निकल पड़ा अपनी यात्रा पर। बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। कहानी का शीर्षक है पेशे का सम्मान। एक नगर था जिसमें हीरो का व्यापारी रहता था। उसके 3 बेटे थे। उसके दोनों बड़े बेटे व्यापार में उसके साथ ही लगे हुए थे क्योंकि उनको हीरो में दिलचस्पी थी, किंतु तीसरे बेटे को तो इस व्यापार में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसे कविताएं करने में आनंद आता था। पास ही एक नगर में एक कविताएं गोष्ठी का कार्यक्रम हुआ करता था। वह वहाँ पर अवश्य जाता था और वहाँ पर एक लड़की आती थी जिसका नाम था विमला। दोनों में बातचीत हुई और धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जल्दी विमला ने उसे बताया कि मैं तो यहाँ पर इस नगर में अपने पिता का इलाज कराने के लिए आई हुई हूँ। जैसे ही पिताजी का इलाज समाप्त होगा हम लोग अपने नगर लौट जाएंगे। यह बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो विमला ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम अपने पिताजी से बात कर लो और वो मेरे यहाँ विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। यह बात उसको भी जच गई। वह घर गया। इसी बीच उसके पिता का एक दोस्त उनके घर आया हुआ था और उसने कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं और मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए और मैं चाहता हूं कि मेरी तीनों बेटों की शादी आपके तीनों बेटों से हो जाए। तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया, किंतु फिर भी जो उनका दोस्त था उसके पिता का, उसने कहा कि एक बार तुम अपने बेटों से पूछ लो। उसने क्योंकि मेरी बेटियां तो तैयार हैं लेकिन तुम भी अपने बेटों से पूछ लो। तो बड़े दोनों बेटे तो तैयार हो गए, किंतु छोटे बेटे ने कहा कि नहीं, मैं तो विमला से शादी करूँगा। और विमला पास ही जगनपुर एक नगर है, वहाँ पे कौशल्या नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पुत्री है। यह नाम सुनते ही उसके देवी प्रसाद के जो पिता हैं वो चौंक गए। उन्होंने कहा अरे वो तो मेरा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन, उसके घर की बेटी, उसको मैं कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगा। और अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो अभी के अभी इस घर को छोड़कर चले जाओ। उसने कहा कि नहीं, शादी तो मैं उसी लड़की से करूँगा। और यह कहकर उसने वो घर छोड़ दिया और फिर जगनपुर नगर में आ गया। वहाँ जाकर उसने विमला को सारी बात बताई। विमला ने कहा कि देखो, चूँकि तुम्हारे पिता और मेरे पिता एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पिता भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह तो नहीं होने देंगे। और वैसे भी तुम अपना घर छोड़कर आ गई हो, ना तुम्हारे पास कोई नौकरी है, तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ। पहले तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढनी होगी ताकि हम दोनों गुजर बसर कर सकें। उसे बात जच गई। वह लेकिन सोचने लगा मैं काम का क्या करूँ, क्योंकि मुझे तो कोई काम नहीं आता। एक उसी नगर में एक साधु थे, उन्हें उस पर तरस आ गया। उन्होंने कहा देखो, यहीं पास ही एक गांव है, वहाँ पर धोबी की ज़रूरत है। उस गांव में कोई धोबी नहीं है, तो तुम एक काम करो, उस गांव में चले जाओ और लोगों के वस्त्र धो लेना, धोबी का काम कर लेना। उसने कहा धोबी, मुझे कपड़े धोने नहीं आते। उसने कहा अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, इसीलिए तुम्हें ये काम बता रहा हूँ। वहाँ पर धोबी है नहीं और तुमको नौकरी की तलाश है, तुम उनके कपड़े धोना और तुम्हारी कमाई भी अच्छी खासी हो जाएगी। बेचारा मन मनोस कर वहाँ चला गया। वहाँ गया, वो कपड़े धोता, लेकिन उसे उस काम में मज़ा नहीं आ रहा था, पर उसकी कमाई फिर भी अच्छी खासी हो रही थी। एक बार उसी गांव में एक तपस्वी आए। उन्होंने उसे अपने कपड़े धोने के लिए दिए। उसने उन कपड़ों को धोया तो तपस्वी को उसके धोए कपड़ों पर मज़ा नहीं आया। उन्होंने बोला कि तुमको कपड़े धोने नहीं आते, तो क्यों ना तुम मन लगाकर कपड़े नहीं धोते हो, इसीलिए तुमने कपड़े अच्छे नहीं धोए। उसने कहा महाराज, ये मेरा पेशा नहीं है और मुझे इस काम को बस करना पड़ रहा है, कोई मजबूरी है। तो तपस्वी ने कहा बेटा, कोई भी काम हो चाहे मजबूरी से करना पड़े, लेकिन उसे मन लगा कर करो। तुम अगर मन लगा के करोगे तो तुम्हारी कमाई भी अच्छी खासी होगी, नाम भी होगा और काम भी अच्छा होगा। उसने कहा लेकिन मेरा इस काम में मन नहीं लगता। उसने कहा ना लगे, लेकिन अगर तुम्हें इसी काम को करना है तो मन लगा कर करना होगा, तभी तुम अच्छी खासी कमाई कर सकोगे। देखो, इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। जो और लोग धोबी है ना,
उनके पास जाओ और सीखो कि कैसे वो कपड़े धोते हैं। उसे थोड़ी बात उनकी जच गई और वो गया, दूसरे शहर गया कि वहाँ के धोबी कैसे कपड़े धोते हैं। वह उनसे सीखने लगा। उसने देखा कि वो लोग जो कपड़ों के रंग उतर जाते हैं ना, उन पे रंग भी करते हैं और उसके बाद उस पर चरस भी कर लगाते हैं, जो कलफ नहीं कहते जिसे, वो भी लगाते हैं। तो अच्छा खासा उसने देखा कि हाँ भाई ये सब तो रंगसाजी वगैरह काम भी करते हैं। वो अपने उसी गांव में लौट आया और उसने अच्छी तरह से मन लगा के कपड़े धोना शुरू किया, रंग भी लगाना शुरू किया, चरस भी लगाना शुरू किया। चरक अब उसका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग उसके काम से खुश हो गए। अब उसको और लोगों की तलाश होने लगी, तो उसने और कुछ लड़कों को अपने साथ काम में जोड़ लिया, जिससे उस गांव के कुछ और लड़कों को भी व्यवसाय मिल गया। तो अब उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। उसने अपने व्यवसाय को काफ़ी अच्छा बढ़ा लिया। सब उसके नाम को जानने लगे, उसको पहचानने लगे, उसकी प्रसिद्धि भी हो गई। इसी बीच जो उसके पिता हैं, उनके जो दोस्त जिन्होंने अपनी लड़कियों के लिए उसके पिता के बेटों को चुना था, उसने कहा कि कि अपने दोस्त से कहा कि देखो तुम्हारा बेटा काफ़ी दिनों से घर नहीं आया। मैं जब वो उस विमला से प्यार ही करता है जिसको तुम दुश्मन कह रहे हो, तो ये तो बहुत पुरानी दुश्मनी हो चुकी है। क्यों ना तुम इस दुश्मनी को तोड़ दो, अब भी समय है, दोनों बच्चों को मिला लो। उसे बात जच गई। वो उसके साथ उसी व्यापारी के घर गया जिसकी बेटी विमला थी, और दोनों ने कहा कि दुश्मनी छोड़कर क्यों ना हम अब दोस्ती कर ले और उसको रिश्तेदारी में बदल दे। तो और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वे सब मिलकर उसी देवी प्रसाद के पास गए जो धोबी का काम करता था। वहाँ जाकर वह बहुत खुश हुआ, उसने उन सब की बहुत आवभगत की। किंतु देवी प्रसाद की माँ बोली, बेटा मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, लेकिन चूँकि हम हीरो के व्यापारी हैं और तू एक धोबी का काम करता है जो कि तुच्छ काम है, मुझे तेरा ये काम पसंद नहीं है। इसी बीच विमला बोल पड़ी कि हाँ, मैं भी तुमसे तभी शादी करूँगी जब तुम इस काम को छोड़ दोगे। वह अवाक रह गया ये सुनकर। उसने तत्काल विमला को देखा और बोला, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मैं इस पेशे को ही आगे बढ़ाऊँगा, किंतु अब तुमसे शादी नहीं करूँगा। यह सुनकर बेताल बोला कि जिस लड़की से विवाह करने के लिए उसने अपना घर बार छोड़ दिया, इस धोबी जैसे काम को किया, आज वो उसी लड़की को छोड़ने पर उतारू है। उस लड़की को उसने छोड़ दिया, वो भी सिर्फ इस काम के लिए जिसको वो खुद भी तुच्छ कहता था, उसको मज़ा नहीं आता था। अगर तुमको इस प्रश्न का उत्तर आता है विक्रमादित्य और तुमने जानबूझकर जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के 200 टुकड़े हो जाएंगे। तो विक्रमादित्य ने जवाब दिया, सुनो बेताल, चूंकि पहले वो नादान था लेकिन अब समझदार हो गया था, परिपक्व हो गया था, मैच्योर हो गया था, उसको समझ आ गया था, दुनियादारी का भी पता लग गया था। जिस काम को वो तुच्छ समझ रहा था, लेकिन अब उसने मेहनत मजदूरी करके अपनी लगन से उस काम को, अपने व्यवसाय को इतना बढ़ा लिया था कि उसको अपने नीचे इतने सारे व्यक्ति रखने पड़े, उनको रोजगार दिया उसने और उसका व्यवसाय भी बहुत अच्छा चल चुका था। अब चूंकि उसका व्यवसाय इतना बढ़िया चल चुका था तो वह उस काम को तुच्छ कैसे समझ सकता था कि जिस व्यवसाय की वजह से उसे इतनी उन्नति मिली, इतना पैसा मिला और उसको प्रसिद्धि भी मिली। तो इसलिए ही उसने उस लड़की से, विमला से शादी करने को मना कर दिया और उसने कहा मैं इसी पेशे को चुनूंगा जिससे मुझे प्रसिद्धि नाम मिला है। और फिर उसके बाद उसने अपने पिता के दोस्त के तीसरे बेटे, जो उनकी तीसरी पुत्री थी, उससे पूछा और उसके साथ उसका विवाह हो गया और वह उसके साथ खुशी खुशी वहाँ पर रहने भी लगी। यह सुनकर बेताल बोला, तू बोला और मैं चला। तूने जवाब तो सही दिया, लेकिन तू भूल गया, तुझे बोलना नहीं था। और मैं दोबारा उड़ता 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 बरगद के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।